सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य। तो जैसा कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर चल रहा है, लास्ट वीडियो में हमने पॉवर्टी, उसके रीजंस, उसके फीचर्स वगैरह डिस्कस किए थे। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी फटाक से उसको देख लो। और अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजी फॉर पॉवर्टी इराडिकेशन। कैसे गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, कौन कौन से प्रोग्राम चला गया, यानी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। ये सारा टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का जो पहला टॉपिक है, दैट इज स्ट्रेटेजी फॉर पॉवर्टी इराडिकेशन। क्या स्ट्रेटेजीज हमारे गवर्नमेंट्स ने आजादी के बाद से कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज की हैं कि हम देश की गरीबी को दूर कर सकें। तो जैसा कि यहां पर एक लाइन हमारे बुक में लिखी है कि अब तक 11th 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुका है। मतलब देश में कई 5 ईयर प्लान्स लॉन्च हुए। वो 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, मतलब 5 साल का एक ड्यूरेशन चुना जाता है और उस 5 साल में कोई भी एक सब्जेक्ट चुना जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो 5 साल कंटिन्यूअस एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाती है। उसके ऊपर पूरा फोकस होता है कि कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, कैसे किसानों को हेल्प किया जाए। फिर अगर इंडस्ट्रीज को टारगेट किया गया है अगले 5 ईयर प्लान में, तो 5 साल इंडस्ट्रीज को कैसे ग्रो करना है, क्या करना है, उसके लिए पूरा उस पर फोकस होता है। तो ऐसे 11 से भी ज्यादा 5 ईयर प्लान अब तक हमारे देश में इंप्लीमेंट हो चुके हैं। फिर भी नेग्लेक्शन ऑफ रूरल एरियाज, जो गांव देहात के जो एरियाज हैं, वो इन सब प्रोग्राम्स में इग्नोर होते चले आए हैं और इस वजह से देश में गरीबी बनी रह गई है। ठीक है, इस वजह से अब क्या है कि गवर्नमेंटों को रियलाइज हो रहा है, तो उन्होंने क्या शुरू किया है, ग्राम उदय से भारत उदय प्रोग्राम। मतलब गवर्नमेंट्स का ये कहना है अब कि अगर हमें देश का डेवलपमेंट करना है तो हमें सबसे पहले गांव का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब गांव डेवलप होंगे तो देश डेवलप होगा। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की आज भी गांव में बसती है और गांव जो है, या कह सकते हैं कि उससे जुड़े हुए लोग हैं, एग्रीकल्चर है, ये इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन है। तो जब हम बैकबोन को मजबूत करेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। तो अब गवर्नमेंट्स इस चीज को लेकर सीरियस हो रही हैं और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एक स्पेशल प्रोग्राम है, नाम है ग्राम उदय से भारत उदय। इसके बारे में हम आगे भी अभी पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए आजादी के बाद से डेवलपमेंट को लेकर, अपने देश में गरीबी को दूर करने को लेकर, और वो स्टेप्स का क्या इफेक्ट रहा, वो सब अब डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट हमको दिया हुआ है कि आजादी के बाद से गवर्नमेंट ने ज्यादा फोकस किया किसके ऊपर, लार्ज स्केल हैवी एंड की इंडस्ट्रीज, जो आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज हैं, इन सब पर, या फिर और भी बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज है, इन पर ज्यादा फोकस किया गया। क्यों इन पर ज्यादा फोकस किया? गवर्नमेंट को यह लगा कि चलो भाई अभी जस्ट देश आजाद हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना बहुत जरूरी है, तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स किए जाएंगे, उसके लिए आयरन स्टील वगैरह सबका यूज बहुत ज्यादा होगा, तो उस पर ज्यादा फोकस किया गया। दूसरा ये कि ये था दिमाग में कि अगर ये सारी इंडस्ट्रीज बड़ी तेजी से ग्रो करेंगी तो लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी, फिर उससे टैक्सेस कलेक्ट होंगे, तो उसके हम थ्रू गरीबों को मदद कर पाएंगे और इस तरह से गरीबी भी दूर कर पाएंगे। तो ये सारे प्लानिंग्स थे गवर्नमेंट के। देखो, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम कि डिसीजंस गलत थे। उस समय की जो सिचुएशंस थी उस हिसाब से सोचकर गवर्नमेंट्स ने अपने हिसाब से डिसीजंस लिए थे। हालांकि उनका सक्सेस कितना, मतलब सक्सेस रेट ज्यादा रहा कम रहा, ये बात की बात होती है, सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं। तो हम किसी को जज नहीं करेंगे कि उस गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया या इस गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया या खराब काम किया, ऐसा कुछ हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, मैं टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट्स के हिसाब से चल रहा हूं, उस टाइम पर गरीबी हटाओ जैसे स्लोगन्स भी दिए गए, बहुत सारे एफर्ट्स डाले गए, पर फिर भी ठीक है ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया, लैंड रिफॉर्म एक्ट्स लाए गए, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत सारा काम किया गया, बट जितने भी बड़े बड़े ये दावे रहे हैं, ये सारे दावे सक्सेसफुल नहीं रहे। इसे कहा गया है ऑप्टिमिस्टिक बबलर। मतलब उम्मीद तो थी कि बहुत कुछ होगा, लेकिन वो पानी के बुलबुले की तरह फूट गया। तो ये था कि बहुत सारा काम किया गया, बट जितना एक्सपेक्टेशन था वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिले। ठीक है, गांव वगैरह इग्नोर रह गए। फिर टू रिमूव डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। डिस्पैरिटी मतलब क्या है कि जो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है उसको भी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट्स डाले थे। ठीक है, तो उसमें क्या टारगेट रखा गया था, जो लग्जरी गुड्स होंगे, लग्जरी सर्विसेज होंगी, उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए और जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू
जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पार्ट है, इसके थ्रू लोगों को सस्ते दाम में अवेलेबल करवाया जाए। अब जैसे कि मान लें कि आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, तो आप कोई पैकेज बुक कर रहे हो, ठीक है, फ्लाइट्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे देश में ना लग्जरी आइटम काउंट किया जाता है, ठीक है। आप महंगी महंगी गाड़ियां लेके घूम रहे हो, सब लग्जरी आइटम्स हैं। तो ये ना शौक की चीजें हैं, ये कोई बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये टारगेट किया कि ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी तो है नहीं, तो ये तो अमीर लोग अफोर्ड करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देते हैं ताकि वहां से ज्यादा इनकम आए गवर्नमेंट के पास। और जो गरीब लोग हैं उनको बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें जैसे खाना वाना है, अनाज है, तेल है, चीनी है, नमक है, ये सब चीजें उनको सस्ते दामों में अवेलेबल करवाया जाए। तो उनको सस्ते दामों में अवेलेबल करवाने के लिए फेयर प्राइस शॉप्स बनाए गए, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है कि गवर्नमेंट लोगों तक खाने पीने का सामान, अनाज वगैरह पहुंचाने के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि अनाज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों के बीच में, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसी सिस्टम के पार्ट है फेयर प्राइस शॉप, जिन्हें हम राशन की दुकानें कहते हैं, सरकारी राशन की दुकानें। वहां जाकर सस्ते दामों में ये चीजें उनको अवेलेबल करवाई जाए, ये सारा टारगेट गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। फिर इंप्रूव एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए? लैंड सीलिंग एक्ट, रेगुलेशन ऑफ टेनेसी एक्ट, सिक्योरिटी ऑफ कल्टीवेटिंग राइट्स, इन सब चीजों के बारे में हमने एग्रीकल्चर चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके वहां पर एक बार देख लें, बहुत कुछ चीजें वहां पर बताई गई हैं, ठीक है। अब ये लैंड सीलिंग एक्ट रेगुलेशन थोड़ा सा बता दो कि भाई इसमें क्या है कि पहले के समय में जमींदार लोग जो होते थे, बड़े बड़े जमींदार, जो लोगों के पास खेत नहीं होते थे, वो लोग इन बड़े जमींदारों के यहाँ काम करते थे। फिर उनको क्या करते थे, बड़े जमींदार अपनी जमीनें उनको रेंट पर भी देते थे, कई किसानों को जिनके पास जमीन नहीं उनको रेंट पर देते थे, और वो रेंट पर देते थे, बहुत ज्यादा रेंट वसूलते थे, बहुत मतलब तकलीफ होती थी वो जो छोटे किसान होते थे उनको। तो वो सब चीजों को सुधारने के लिए कई तरह के नियम कानून बनाए गए ताकि जो गरीब किसान है वो भी ग्रो कर सके, ठीक है। अच्छा, फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट्स ने क्या क्या काम किए? तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए जैसे कि कैटल रियरिंग, डेयरी इंडस्ट्री, पिसिकल्चर, फिशिकल्चर मतलब जो फिश को पाला जाता है वो वगैरह, एफॉरेस्टेशन मतलब जंगल वगैरह बढ़ाया जाए, जंगल बढ़ाने का मतलब पेड़ वेड़ ज्यादा उगाए जाए, ये सारी एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया। अब ये सारी एक्टिविटीज जनरली गांव वगैरह के एरियाज में होंगी, तो गांव के जो लोग होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको पैसे मिलेंगे, तो उनकी गरीबी वगैरह दूर होगी। ये सब चीजें सोचकर किया गया। साथ ही साथ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे कि हैंडलूम वगैरह, मतलब ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं, ये ना एक छोटे सेटअप में चलती हैं, और यहाँ ना मोस्ट ऑफ जो वर्क होता है वो मैनुअल होता है, मशीन से यहाँ काम नहीं होता। तो इन जगहों पर मशीन का इस्तेमाल कम होगा, आदमी ज्यादा चाहिए काम करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा आदमी को जॉब पे रखना पड़ेगा। तो इस वजह से उन सबको क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो वो सबकी गरीबी दूर होगी। तो ये सारी चीजें सोचकर इस तरह की इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने प्रमोट करने की कोशिश की ताकि लोगों की गरीबी को दूर किया जा सके। फिर स्टेप्स हैव बीन अंडरटेकन फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, गांव देहात के एरिया के लिए स्पेशली क्या क्या किया गया ताकि उनके यहाँ के जो लोग हैं उनकी गरीबी कैसे दूर की जाए। तो उसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि सरकारी स्कूलों में फ्री में एजुकेशन देना, फिर उसके थ्रू कई बच्चों को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए ताकि वो स्कूल है उसके लिए खाने वगैरह भी दिया जाने लग गया। तो ये सारी चीजें की जाने लग गई। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाए जाने लग गए, प्रोग्राम चलाए जाने लग गए ताकि बच्चों को या लोगों को जो भी पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो भी उनको कुछ स्किल सिखा दी जाए जिसके थ्रू वो लोग काम करके पैसा कमा सके। ये सारी चीजें चलाई गई। इसके अलावा इंप्रूव्ड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रेसिडेंस। अच्छा, फिर वहां पर गांव वगैरह के एरिया में स्कूल्स वगैरह तो हैं, चलो ठीक है, लेकिन आपको पता है कई जगह पर स्कूलों की हालत कैसी होती है, तो उनको भी इंप्रूव करने के लिए काम किया गया कि बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, अच्छा फैसिलिटी उनको दिया जा सके, हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छी फैसिलिटी, मतलब अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में मेडिसिन भी अवेलेबल हो, सब कुछ टाइम पर अवेलेबल हो, ये सब चीजें की गई, ठीक है। फैमिली प्लानिंग पर फोकस किया गया, गाँव के लोगों को समझाया गया भाई आप मतलब कोशिश करो कि आपके फैमिली में बच्चे कम रहें ताकि आपका भाई जो खर्चा है वो मेंटेन रहे और आप उस हिसाब से ग्रो कर सको। पहले के समय में लोग ज्यादा समझदार होते नहीं थे, किसी घर में 10 बच्चे हैं, किसी के 15 बच्चे हैं, अब इन सब बच्चों को पालेगा कैसे, कोई पढ़ाएगा कैसे, तो ये सारी चीजें लोगों को समझाया गया, ये सब होता है फैमिली प्लानिंग, तो ये सब भी लोगों को बताया गया। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंप्रूव किए गए। इसके अलावा इट हैज इंप्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज जो कैनाल्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, इन सब के थ्रू लोगों को पानी वगैरह प्रोवाइड करवाना, रोड्स की फैसिलिटीज बनाई गई वहां पर,
क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए भी लोगों को स्कीमें दी गई कि उनके क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके लिए इंश्योरेंस वगैरह ये सब प्रोवाइड करना। एग्रीकल्चर को लेकर कई तरह के मतलब स्किल्स सिखाना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक नॉर्मल किसान है, जनरली ज्यादातर किसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था, तो इन लोगों को क्या है ना एक्चुअली सिखाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो बंदा एक है अपने घर में, उसने देखा है कि उसके फादर गेहूं की खेती करते थे या पैडी की खेती करते थे, उसने वो सीखा है, बस उसको उतना ही पता है। अब उसके खेत की फर्टिलिटी अब वैसी नहीं रह गई कि उसमें गेहूं या ये सब उग सके, तो उसको कोई दूसरी चीज उगाने का टेक्निक बताया जाए कि भाई आप ये वाली भी खेती कर सकते हो, इसके थ्रू भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, उसको कैसे करना है वो सब चीजें सिखाया जाएगा। तो इस तरह के स्किल सेंटर्स भी चलाए गए ताकि लोग ये सब सीख सकें। फिर लोगों को फाइनेंशियल हेल्प वगैरह प्रोवाइड किया जाने लग गया, ठीक है, ताकि वो लोग ये फर्टिलाइजर्स मतलब सब्सिडी दी जाने लगे कि सस्ते दाम में फर्टिलाइजर्स खरीद सकें, ट्रैक्टर्स वगैरह खरीद सकें, सीड्स वगैरह खरीद सकें, ये सब चीजें। इसके लिए उनको लोन्स भी प्रोवाइड किया जाने लग गया ताकि लोन पर ये सामान भी ले सकें वो लोग, अगर उनके पास एट द हैंड कैश वगैरह या पैसा नहीं है तो। इसके अलावा स्टूडेंट्स को एनकरेज किया गया, ठीक है, कैसे, ताकि वो ज्यादा बच्चे पढ़ें, स्कॉलरशिप्स के थ्रू, फीस रिडक्शन वगैरह रेसिडेंशियल स्कूल्स में। रेसिडेंशियल स्कूल्स क्या होते हैं, जो हॉस्टल्स के साथ होते हैं स्कूल्स। अब जनरली क्या है कि भाई हर जगह गांव में बड़े बड़े स्कूल्स तो नहीं बनाए जा सकते, तो जनरली किसी एक मतलब समझो कि 15-20 गांव के मिलाकर एक कोई बड़ा स्कूल खुला है, तो बच्चे का घर दूर है, वहां से रेगुलर आ जा नहीं सकता, तो उसके लिए वो हॉस्टल की फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ। अब हॉस्टल में रहेगा तो उसका खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, घर से बाहर रह रहा है तो उसके लिए वो हॉस्टल्स वगैरह की फैसिलिटी सस्ते दाम पर अवेलेबल करवाना उन लोगों के लिए, तो ये सारी चीज़ें भी की गई। गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया गया ताकि लड़कियों को भी लोग पढ़ाएं, उनको स्कॉलरशिप देना और बेनिफिट्स देना, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट्स ने की, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रेटेजीज हैं, तो हम इसको अभी फिलहाल एक तरह से समझें कि बल्क में पढ़ रहे थे मिलाकर। तो अगर आपसे पूछेंगे स्ट्रेटेजीज फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, तो आपको ऐसे ही वो 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। इसके अलावा अब जो आगे आ रहा है ये है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब ये क्या है, जैसे हमने बताया ना कि इरिगेशन से इंप्रूव किए, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, लोन्स प्रोवाइड किया गया, फिर सस्ते दाम मतलब फाइनेंशियल हेल्प की गई उनको, किसानों को। तो ये सब चीजें क्या है, ये तो हमने एक ओवरऑल व्यू ले लिया। अब स्पेशली प्रोग्राम्स क्या चला गया, क्या स्कीमें गवर्नमेंट ने चलाई हैं, कि अनाज देना है तो उसके लिए क्या स्कीम चलाई है, एजुकेशन देना तो उसके लिए क्या स्कीम चलाई है, लोन देना है तो उसके लिए क्या स्कीम चलाई है। अलग अलग नाम की योजनाएं होती हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे, स्वच्छ भारत अभियान, हर घर जल वगैरह वगैरह, कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं। तो वही सब हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो 5 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। ये 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो पहला है वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उसके बदले उनको पैसा भी दिया जाए ताकि लोग काम करके पैसा कमाएं। फ्री का पैसा देना एक अलग चीज है, काम जनरेट किया जाए लोगों के लिए ताकि लोग ईमानदारी से इज्जत की कमाई कमा सकें, ठीक है। तो ये होता है वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, कि उनको कुछ काम दिया जाएगा, वो काम करेगा, काम के बदले में उसको पैसा मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो इस तरह के भी प्रोग्राम्स होते हैं। तो जो भी प्रोग्राम्स इस पर बेस्ड होंगे वो यही काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेंगे। दूसरे टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मतलब लोग खुद के लिए रोजगार बनाएं, मतलब बिजनेसेस कर सकें। तो इसमें क्या होता होगा, इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स होते होंगे अलग अलग नाम से, अलग अलग, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की भी स्कीम्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने स्टेट्स में कई तरह की स्कीमें चलाती हैं। तो जो ये वाले प्रोग्राम्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, इसमें क्या होगा, लोगों को लोन देते होंगे बिजनेस खोलने के लिए, कोई बिजनेस करने की स्किल वगैरह सिखाते होंगे, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तीसरे टाइप का प्रोग्राम है प्रोग्राम्स रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मतलब जो गरीब लोग हैं वो लोग भाई मार्केट रेट पर जो फूड वगैरह अवेलेबल है, अनाज वगैरह अवेलेबल है, वो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उनको सस्ते दामों में ये चीजें उनको कैसे अवेलेबल करवाई जाएंगी, या फ्री में देना है, सस्ते में, जैसे भी देना है। तो इस तरह के ये प्रोग्राम्स में पर्पस होता है, टारगेट होता है कि लोगों तक सस्ते दामों में अनाज वगैरह अवेलेबल करवाया जा सके ताकि हर कोई कम से कम 2 टाइम का खाना तो ढंग से खा सके। फिर है प्रोग्राम्स रिलेटेड टू सोशल सेफ्टी। सोशल सेफ्टी को लेके प्रोग्राम्स मतलब क्या, किसी समाज में कोई गरीब है तो उसको भाई सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई उसके साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, उसको मतलब उसके क्या बोल सकते हैं उससे मतलब क्या बोल रहे हैं ना कि वो एक्सप्लॉयटेशन, सुना होगा आपने, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं लोगों का। कैसे कि मान लो कि वो मजबूर इंसान है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कमाने का, आप अपने यहाँ उसको काम करवा रहे हो सस्ते दाम में, ठीक है, फिर वो
भाई गरीबी में जी रहा है, वो चाहता है कि उसकी थोड़ी सी इनकम बढ़ जाती है, लेकिन आप उसको बढ़ा के दे नहीं रहे हो, वो आपसे आके मांगता है, आप नहीं दे रहे हो, उसको भगा दे रहे हो, जलील कर रहे हो, तो उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। तो वो ना हो उनके साथ, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर, चाहे गरीबी को लेकर, चाहे कास्ट को लेकर, किसी भी चीज को लेकर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उससे उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके लिए जो स्कीम्स चलाई जाती हैं, दैट इज प्रोग्राम्स रिलेटेड टू सोशल सेफ्टी, एंड देन प्रोग्राम्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज। ठीक है, शहरों में गरीबी को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए जो प्रोग्राम्स हैं, उनकी एक कैटेगरी है ये वाली। तो टोटल 5 कैटेगरीज में बांटे गए हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो दिया हुआ है, देखो इसके बहुत सारे पॉइंट्स किए हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में, तो उसके लिए स्पेशली टाइटल नहीं दिया है। तो बेसिकली देख के पता चलता है इनको पढ़ के कि ये जो पूरे प्रोग्राम्स हैं ये हैं किसानों के लिए। ठीक है, खेती से जुड़े हुए लोगों को, गांव से जुड़े हुए लोगों को कैसे मदद की जाएगी, कैसे उनकी गरीबी दूर की जाए, उसके लिए जो प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और नाम से ही पता चल जाता है सिंचाई, सिंचाई यानी के इरिगेशन। अब इरिगेशन में क्या होगा, लोगों को भाई पानी अवेलेबल करवाया जाएगा अपने खेतों में यूज करने के लिए, अनाज उगाने के लिए। कई जगहों पर बहुत दिक्कतें हैं पानी की, इसकी वजह से लोग खेती नहीं कर पाते। खेत तो है पर उसमें खेती नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है। अब वो डिपेंड होते हैं कई लोग बारिश पर कि भाई बारिश आएगी तो खेती करेंगे। अब बारिश का कोई फिक्स तो है नहीं, कभी कभी जरूरत से ज्यादा हो जाती है, कभी कभी होती ही नहीं है, और कभी कभी होती भी है ढंग से तो एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद होती है। तो ये बड़ी दिक्कतें हैं। तो इस वजह से लोगों को अगर गवर्नमेंट कैनाल्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, वेल्स के थ्रू, पॉन्ड्स के थ्रू पानी अगर अवेलेबल करवा दे तो ये लोग टाइम से अपना खेती कर सकते हैं सही ढंग से। तो उसके लिए प्रोग्राम चलाया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब इसमें क्या होता होगा, जाहिर सी बात है, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, ये सारी चीजें, मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स भी डेवलप किए गए। अब देखो लोगों को ना ड्रिप इरिगेशन मेथड भी डेवलप करके गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, कि भाई कई जगहों पर प्रोजेक्ट्स ही चलाती है गवर्नमेंट की, भाई जितने खेत हैं यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हम लगवा देते हैं, किसानों को हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा कि लोगों को मोटिवेट भी किया जाता है, उनको स्किल भी सिखाई जाती है कि आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उसके लिए सामान वगैरह खरीदना है तो उसको भी सब्सिडी के थ्रू यानी कम प्राइस में उनको अवेलेबल करवाया जाए, ये सारी चीजें इसमें की जाती हैं। फिर दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो इन सब के लिए ना बहुत सारा लिखा हुआ है। अब उसमें ना बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, आपको बहुत कॉमन मिल जाएंगी, हर पैराग्राफ में वही चीजें घुमा फिरा के लिख रहे हैं। तो सबको वैसा का वैसा पूरा रटने की जरूरत नहीं है। आप टाइटल पढ़ो, टाइटल से समझो कि ये क्या चीज को लेकर होगा, फिर अपने उसमें से कुछ चीजें पढ़ लो, अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो आंसर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि अपने ओन वर्ड्स में लिख पाओ। बस ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के पहुंच गए और जाके जब लिखने बैठे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, वर्ड्स ही नहीं मिल रहा, हमारी वोकेबुलरी बहुत खराब है और बन रहे 30 मार्क का। तो वैसा नहीं है, कम से कम कुछ पढ़ोगे तो दिमाग में वर्ड्स रहेंगे, तो याद करने की कोशिश करना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा योजना फसल के लिए, नाम से पता चल रहा है इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को सस्ते दामों में इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अभी जनरली प्राइवेट कंपनियां अगर इंश्योरेंस देंगी, इंश्योरेंस क्या होता है समझते हो ना, एक ओवरव्यू दे देते हैं। मान लो कि नॉर्मल इंश्योरेंस हम समझते हैं, लेकिन किसानों का इंश्योरेंस कैसा होगा। मान लो मैं किसान हूं, मैंने अपने यहाँ खेत में कुछ उगाया हुआ है। अब हो सकता है कि फसल को कोई बीमारी लग गई, हो सकता है कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया, तो ऐसे बहुत सारे रीजन से मेरा क्रॉप फेलियर हो सकता है। अब मैंने जितना पैसा अपना लगाया था, सारा पैसा तो मेरा डूब गया। अगर मैंने इंश्योरेंस लिया है तो मैं किसी कंपनी से अगर इंश्योरेंस लेता हूं तो मैं उसको कुछ पैसा देता हूं, प्रीमियम देता हूं, जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, तो मैंने उसको कुछ अमाउंट का पैसा दिया है। अगर मेरे खेत की फसल में कुछ ऐसा इश्यू आता है, मैं डायरेक्टली इंश्योरेंस क्लेम करूंगा, तो वो कंपनी मुझे मेरे जितना फसल का वैल्यू था उतना पैसा मेरे को देगी। बट क्या है ना, प्राइवेट कंपनियां जनरली इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि किसान इतना ज्यादा पे नहीं कर सकते उनके हिसाब से जो चार्जेस हैं इंश्योरेंस के। ठीक है, दूसरा ये कि अगर कुछ किसान अफोर्ड कर भी रहे हैं तो भाई अगर कंपनियां वो वर्क कर रही हैं तो भाई गिने चुने लोग ही कर पाएंगे, सारे किसान तो कर नहीं पाएंगे। तो सभी किसानों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल हो सके, इसके लिए इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है सस्ते सस्ते दामों में। ठीक है, ताकि हर कोई वो इंश्योरेंस की स्कीम का बेनिफिट ले सके। ठीक, फिर इसके अलावा अच्छा हाँ, ये तो है कि चलो इंश्योरेंस तो देते ही हैं,
कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं भी लिया है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई है, वहां पूरे एरिया में फसल बर्बाद है, तो गवर्नमेंट सबको फाइनेंशियल हेल्प भी करती है, थोड़ा बहुत अपने तरफ से पैसा उनको प्रोवाइड करवाती भी है, पर वो जो फाइनेंशियल हेल्प होता है वो उतना मतलब सफिशिएंट नहीं होता। इंश्योरेंस के थ्रू लिया होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ज्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए बनाया गया क्षति मुक्त कृषि भाव पंच, ये स्पेशली गुजरात में बनाया हुआ है, ठीक है। तो स्टेबिलाइज द फार्म प्रोड्यूस प्राइसेस, ठीक है, ये जो प्रोडक्शंस होते हैं खेतों में या जो उनके लिए सामान यूज होते हैं, इन चीजों के प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए ये बनाया गया। अब क्या होता है, कभी कभी चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं, कभी कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, तो ये सब चीजों की वजह से ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं किसानों के लिए। तो वो चीज ना हो इसके लिए क्षति मुक्त कृषि भाव पंच बनाया गया। ये इन प्राइसेस पर लगातार नजर रखता है और सडनली बढ़ने या सडनली घटने से उसको रोकता है। राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, नाम से पता चल जाता है पानी को लेकर होगा। जल, पेयजल मतलब बेसिकली तो दिखता है कि पीने का पानी। तो इसमें टारगेट रखा गया है कि पूरे जो गांव वगैरह के एरियाज हैं वहां पर पीने या और बाकी इस्तेमाल के लिए पानी अवेलेबल करवाया जा सके। तो इसके ये कैसे हो सकता है कि भाई जैसे डैम्स वगैरह, चेक डैम्स वगैरह, छोटे छोटे डैम, बड़े बड़े डैम, कई तरह के डैम्स बनवाए जाएं रिवर्स पे और उनका पानी डाइवर्ट करके कई जगहों पर पहुंचाया जाए। फिर गांव वगैरह में कुएं खोदे जाएं, पॉन्ड्स बनाए जाएं, वाटरशेड डेवलपमेंट्स किए जाएं। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा होगा कि वाटरशेड एरियाज होते हैं, उनको पूरा डेवलप किया जाता है, उसके पानी को संभाला जाता है, साफ रखा जाता है ताकि यूज करने लायक रहे। टैंक्स वगैरह बनवाए जाते हैं गांव गांव में, आप देख सकते हैं ये किसी गांव की फोटो है, उसके ऊपर टैंक लगा दिया गया है। अब अगल बगल के कई घरों तक इसके थ्रू ये पानी पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। फिर पाइप वाइप के थ्रू भी पानी पहुंचाने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू भी, कि भाई बारिश का पानी, अब क्या है गांव के लोग ज्यादा समझ नहीं रहे इस चीज को, तो उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप करके दे रहे हैं ताकि बारिश का पानी जमा करके वो लोग उसको यूज में ला सकें। तो पानी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये चलाया गया है, ठीक है। फिर एक है ई नाम योजना। ये ई नाम योजना में क्या है, ऑनलाइन मार्केट। किसान क्या करेगा, जो भी प्रोडक्शन उसने उगाया है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक वेबसाइट पर जाकर लिस्ट कर देगा, डिटेल डाल देगा, मेरे पास ये अनाज है, इतनी इस क्वालिटी का, ये इसका प्राइस है। अब जिसको भी खरीदना होगा वो डायरेक्टली उस वेबसाइट पर वो भी विजिट करेगा, वो देखेगा ये चीजें इतने लोग ये बेच रहे हैं, तो वो उनमें से जिसका प्राइस सही लगेगा, जो उसका रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से उसको कांटेक्ट करेगा और डायरेक्ट दोनों के बीच में डीलिंग हो जाएगी। किसान का प्रोडक्शन मिल गया उसको, इंसान को, उसने उसको पैसा दे दिया। इससे किसान को फायदा क्या होगा, किसान को फायदा ये होगा कि जो मीडिएटर्स होते हैं बीच में, ठीक है, ये मीडिएटर्स की वजह से इनको जो लॉसेस होते हैं उससे वो बच सकते हैं। मीडिएटर्स का लिखा है मैंने, अच्छा आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर ये वाला प्लेटफॉर्म नहीं है तो जैसे मार्केट्स होते हैं, ठीक है, हर शहर वगैरह में ऐसे मार्केट्स होते हैं, तो उस मार्केट्स में कुछ एजेंट्स होते हैं, सब सामान बेचना या खरीदना आपको उन एजेंट्स के थ्रू ही करना है। तो अगर मैं किसान हूँ, एक बंदा और किसान है, ठीक है, एक्स नाम का, सॉरी वो किसान नहीं, वो खरीदने वाला है, मैं किसान हूँ, मैं गया मार्केट में सामान बेचने के लिए, तो मैं डायरेक्टली नहीं बेचूंगा, मेरे को किसी एजेंट को मिलना पड़ेगा। एजेंट को बोलूंगा भाई मेरे पास ये सामान है, इतना मेरे को बेचना है, मेरा इतना प्राइस रहेगा, तो एजेंट बोलेगा ठीक है मैं तुम्हारा सामान बिकवा दूंगा, लेकिन जितना तुम्हारा इनकम आएगा उसका 10% मेरा, ठीक। फिर वो क्या करेगा, जो खरीदने वाला बंदा है, ऐसे खरीदने वाले लोग भी उससे ही कांटेक्ट करेंगे, वो उनको बोलेगा मैं तुमको ये सामान दिलवा दूंगा, लेकिन जितने का दिलवाऊंगा उसका 10% मेरा। तो वो दोनों से 10% कमा रहा है। तो मैं किसान हूं, मेरे को भी 10% देना पड़ रहा है, तो जो मेरा इनकम, जो प्रॉफिट होना चाहिए उसमें 10% तो मेरे को उसको देना पड़ रहा है। अगर वो ना हो तो वो पूरा का पूरा 10% मेरा होगा, ठीक है, तो मेरा लॉस नहीं होगा, है ना। तो वो सारी चीजें, हाँ, मतलब किसानों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, मीडिएटर्स के जो लॉस हो रहा है वो लॉस को खत्म करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, ठीक है। तो वो थी पूरी फार्मर से रिलेटेड, ठीक है। अब है ग्राम उदय से भारत उदय। जैसे बताया कि गांव का डेवलपमेंट होगा तो भाई शहर का भी डेवलपमेंट होगा। तो इसमें गांव को डेवलपमेंट में लाने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें की जाती है। क्या कर सकते हैं, पानी प्रोवाइड कराएंगे, आप खुद सोच के लिख सकते हो यार, गांव में लोगों को पानी की दिक्कत है तो पानी उनको दिलवा दो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवाने की कोशिश करो, स्कूल्स बनवा दो, हॉस्पिटल्स बनवा दो, रोड कनेक्टिविटी अच्छी कर दो, ठीक है। तो जो जो अच्छी फैसिलिटीज दोगे उससे वहां के लोगों की गरीबी दूर होगी। तो वही सब चीज में लिखी होंगी, देखो क्या क्या लिखा है। क्रॉप डैमेज से बचाने के लिए, जैसे होता है कई बार जानवर वानवर चले जाते हैं खेतों में, पूरा फसल बर्बाद कर जाते हैं, कई बार खा जाते हैं, कई बार ऐसे कुचल देते हैं,
तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उनको फेंस वगैरह बनाना है, तो उसके लिए उनको हेल्प की जाती है। जो उनके जानवर हैं, अपने गाय भैंस वगैरह भेड़ बकरी वगैरह रखा है, तो उनको कैटल्स को संभाल कर रखने के लिए उनको शेल्टर्स वगैरह बनाना है, ठीक है। गरीब आदमी खुद से कैसे बनवाएगा, तो उसको गवर्नमेंट उसके लिए हेल्प करती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है। सूखा पड़ गया या क्रॉप खराब हो गई तो उसके लिए भी उनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। फिर प्रोवाइडिंग सब्सिडी फॉर परचेजिंग फार्म इक्विपमेंट्स, खेतों में इस्तेमाल करने वाले सामान, क्या ट्रैक्टर खरीदना हो या मशीन खरीदनी हो, कोई भी सामान यूज करने वाला खरीदना हो, उसके लिए उनको सब्सिडीज वगैरह दी जाती है ताकि उनको सस्ते दाम में वो अवेलेबल हो सके। जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, जैसे मान लो कि अगर ट्रैक्टर है, मान लो 10 लाख का मिल रहा है, ठीक है, मार्केट में इसका प्राइस 10 लाख है, किसान को पड़ रहा है 8 लाख का, मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपया जो है ये कहां से आएगा, तो ये 2 लाख रुपया गवर्नमेंट पे करती है। मार्केट में प्राइस तो यही है, कंपनी तो 10 ही लाख रुपया ले रही है, ठीक है, पर किसान को 8 ही लाख देना है। जो बचा 2 लाख है वो कौन दे देता है, गवर्नमेंट दे देती है। तो यही 2 लाख इसको सब्सिडी मिली कहा जाता है। तो ऐसे गवर्नमेंट चीजों पर सब्सिडीज ऑफर करती है लोगों को, ठीक है, ताकि उनको सस्ते दाम में मिल सके। सेटिंग अप फाइनेंस सोसाइटीज, किसानों के लिए ऐसे सोसाइटी सेटअप किया, जैसे बड़े बड़े बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वो किसानों को लोन नहीं देना चाहते हैं, तो फाइनेंस सोसाइटीज बनाई जाती हैं जो कि किसानों को लोन वगैरह दे सकें। लेबोरेटरीज बनाई जाती हैं, लेबोरेटरीज के थ्रू क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल की क्वालिटी टेस्ट करनी है कि भाई ये वाला सॉइल किस तरह के क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होगा वो, या फिर मान लो आपके खेत में किसी फसल में कोई बीमारी लगी है तो उसकी टेस्टिंग करवाना, तो ये किस तरह के लेबोरेटरीज वगैरह सेटअप की जाती हैं इसके थ्रू। कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स, खेतों के लिए तालाब वगैरह बनाया जाना। क्लीनिंग ऑफ कैनाल्स, कैनाल्स वगैरह टाइम टू टाइम साफ करना पड़ेगा ना, उसमें सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, तो भाई पानी वानी का प्रॉब्लम आता है, थोड़ा बाहर इधर उधर पानी गिर जाता है, वो फ्लो के थ्रू आगे नहीं पहुंचता, तो वो सारी चीजें करवाना, सब मैनेज करना। आप देख सकते हो इसमें ये बताया कि इंटरनेट वगैरह का भी कनेक्शन गाँवों तक पहुंचाया जाता है ताकि वहां का भी एडमिनिस्ट्रेशन फास्ट हो सके और शहर वगैरह से जो मेन सेंटर्स है उनके साथ उनका कॉन्टैक्ट अच्छा बना रहे। फिर है तीसरा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, नाम से पता चल जाता है गांवों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना होगा, ज्योति जलाना, उजाला करना। तो इसके थ्रू कोशिश की जाती है कि 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिले। गांव के एरियाज में अभी भी कई जगहों पर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है ही नहीं, खंभे लगे हुए हैं, वायर लगे हैं, सब लगे हैं, बिजली नहीं आती। ये भी है, कई जगहों पर है तो 4 घंटे आती है, कई जगहों पर 10 घंटे आती है, शहरों में भी 24 घंटा मुश्किल से मिल पा रहा है, पर कोशिश की जा रही है कि गांव में भी 24 घंटे बिजली प्रोवाइड की जाए। इसके थ्रू टारगेट रखा गया है 18,000 विलेजेस, ठीक है, 18,000 विलेजेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन वगैरह प्रोवाइड किए गए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा भाई, नए नए सब स्टेशन बनाए जाएंगे, ठीक है, ग्रिड्स बनाए जाएंगे, ये सब चीजें बनाई जाती है ताकि लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा खाली ये वाली ही बिजली नहीं, सोलर इक्विपमेंट, सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके लिए भी गांव गांव में इस तरह के इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, लोगों के घरों पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि बिजली का कनेक्शन उनके लिए अवेलेबल हो सके। फिर सब्सिडी अंडर द स्कीम वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी। वन बंधु यानी जंगल में रहने वाले लोग, उनके लिए यानी कि आदिवासी लोगों के डेवलपमेंट के लिए स्कीम चलाई गई है वन बंधु कल्याण योजना। अब इसमें क्या होगा कि इसमें बताया गया, देखो, आदिवासी वुमेन आर प्रोवाइडेड विद ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर लाइव स्टॉक रियरिंग अंडर द कॉम्प्रहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। जो आदिवासी औरतें हैं उनको ये सिखाया जाता है जानवरों को, जैसे गाय भैंस दूध देने वाले जानवर हैं, इनको आप कैसे पालोगे, इनको कैसे खाना देना है, कौन सा खाना देना है, ठीक है, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि अभी बीमार है या जो भी है, सारी चीजें उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो लोग इनको अच्छे से पालें, दूध वगैरह उससे निकालें और फिर डेयरीज वगैरह को सप्लाई करें। तो डेयरी वगैरह को सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उनको पैसे मिलेंगे, तो उनकी गरीबी वगैरह दूर होगी। तो ये सब चीजें की जाती हैं। इसके अलावा कई तरह के क्रॉप्स वगैरह भी, ठीक है, उनको भी मतलब उगाने की टेक्निक वगैरह इनको सिखाई जाती है, ठीक है। उनके लिए पंडाल वगैरह बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाई गई, ग्रेडिंग पैकेजिंग की भी टेक्निक सिखाई जाती है। जो जंगलों में कुछ स्पेशल चीज उग रही है तो उसको भी लेके कैसे आप पैकिंग करके अच्छे से उसको बेच सकते हो, ये सब चीजें उनको सिखाई जाती है। समरस हॉस्टल्स एंड स्मार्ट आश्रम्स आर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड, इनके लिए रहने का अरेंजमेंट भी किया गया है। स्मार्ट हॉस्टल में अच्छी खासी फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, ये सब चीजें उनके लिए की जा रही हैं आदिवासी लोगों के लिए। एनकरेजमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर चैप्टर में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है भैया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो भी केमिकल्स हैं उनका ना यूज करके हम नेचुरल चीजों का यूज करके उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं चीजों को, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि इसके थ्रू उनको इसके लिए भी मोटिवेट किया जाता है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, उसके अलावा और भी बेनिफिट दी जा रही है उनके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, ठीक है। अब मान लो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो बंदा उगा रहा है तो वो बेचने कहाँ जाएगा, तो वो भी गवर्नमेंट उनसे खरीदेगी, ठीक है। पोर्टल्स पर रजिस्टर करना है ऑनलाइन सेल करने के लिए, तो उसके लिए भी हेल्प करती है गवर्नमेंट। वो ऑर्गेनिक टेक्निक्स भी सिखाती है उनको, तो ये सारी चीजें उनके लिए हेल्प की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनिक वाला। फिर है क्या हमारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री यानी स्पेशली गुजरात का टर्म्स में दिया हुआ है। देखो ये इसका सिंबल है, ठीक है। कहीं आपको अगर आप जा रहे हो किसी एरिया में और रोड जहां से स्टार्ट हो रहा है या किसी भी रोड पे आप हो, उस रोड पर अगर आपको ये वाला बोर्ड दिखता है, ठीक है, ये गुजरात का पूरा मैप बना हुआ है, इसमें इस तरह से ब्लैक कलर का रोड दिख रहा है, तो समझ जाना ये जो रोड है वो मतलब किसकी स्कीम में बनी है, किस स्कीम में, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के स्कीम के थ्रू बनाई गई है। अब इसमें क्या होगा कि ना रोड्स, गांवों को अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, गांव में भी अच्छे रोड्स बने तो उससे क्या होगा, किसानों को बेनिफिट होगा, भाई अपना प्रोडक्ट ले जाके बेच सकते हैं, या बाहर से कोई सामान गांव में आ रहा है वो भी टाइम से पहुंच सकता है, लोगों को हॉस्पिटल जाना आना हो वो भी समय से जा सकते हैं, तो ये सारी सुविधा उनके लिए अवेलेबल होगी। फिर खाली गाँव के लिए ही नहीं, गाँव को दूसरे गाँव से भी कनेक्ट करना और इन गाँवों को शहरों से भी कनेक्ट करना, हाईवे से कनेक्ट करना, ये सारा पर्पज है। इसके थ्रू ये रोड वगैरह बनाए जाते हैं, पक्के रोड बनाए जाते हैं, ठीक है। जनरली गाँव में पंचायत रोड वगैरह बनाती है तो कच्चे रोड बना देती है, वो ईंट वाला डाल के बनवा देते हैं, कई बार वो सीमेंट वाला बनाते हैं तो कई बार पक्का नहीं होता है, हल्का फुल्का बना देते हैं, लेकिन इसके थ्रू वो कोल्टार वाला, डामर वाला जो रोड होता है वो बना के देते हैं। अब देखो इसका मिलता जुलता है, देख रहे हो आप, ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, ठीक है। तो ये लोगो और ये लोगो में क्या फर्क है, ये पूरा उसमें स्क्वायर में ये पूरा ये ऑरेंज बैकग्राउंड में ब्लैक रोड दिख रहा है, तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब ये जो ऑरेंज वाला बैकग्राउंड है इसकी जगह पर गुजरात का मैप बना दिया है, तो यही हो गया हमारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, दिस इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। तो अगर ये दिखे तो मतलब वो मोदी जी ने बनवा दिया होगा, या किसी भी जो भी प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे होंगे वो बनाएंगे। मां अन्नपूर्णा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है, अलग से भी पूछते हैं। अब नाम से ही पता चल जाता है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देवी है हमारी, ठीक है, अनाज की, जिनके थ्रू हम कहा जाता है कि भाई यही देवी हैं जिनकी कृपा होती है तो हमको खाने को मिलता है, तो उन्हीं के नाम पर ये स्कीम बनाई गई है, मां अन्नपूर्णा योजना। तो जाहिर सी बात है खाने के ही रिलेटेड ही होगी, अनाज के रिलेटेड ही होगी। अंडर दिस प्रोग्राम एब्सोल्यूट पुअर फैमिलीज, जो बहुत गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली फैमिलीज हैं या जो लोग हैं, उनको 35 kg फूड ग्रेन पर फैमिली, हर फैमिली को 35 kg फूड ग्रेन हर महीने फ्री में दिया जाता है। कौन देता है, गुजरात गवर्नमेंट देती है। तो ये गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम है स्पेशली, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है। तो 35 kg फूड ग्रेन पर फैमिली फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा ये वो लोग जो गरीब हैं मिडिल क्लास में, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन तो नहीं है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आते हैं, बट फिर भी मिडिल क्लास में भी गरीब वाला सेक्शन जो है, इनको भी 5 kg फूड ग्रेन कम प्राइस में दिया जाता है। कितना कम प्राइस सोचो, वीट को दिया जाता है 2 रुपए पर केजी और राइस दिया जाता है 3 रुपीज पर केजी। कहां मिलेगा, फेयर प्राइस शॉप्स में, जो सरकारी राशन की दुकानें हैं वहां पर। इस स्कीम के तहत 3.82 करोड़ लोगों को कवर किया गया है, ठीक है। तो काफी बड़ी संख्या है ये, मतलब काफी लोगों को इसका बेनिफिट पहुंच रहा है। अब इससे क्या होगा, इन लोगों को ये अनाज फ्री में या बहुत सस्ते दाम में जब अवेलेबल हो जाएगा तो इनका जो खर्चा है अनाज को लेकर बचेगा, तो ये अपने बाकी रिक्वायरमेंट की चीजों में लगा सकते हैं, जिससे इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ये गरीबी से बाहर आ पाएंगे। तो इस वजह से ये स्कीम चलाई जा रही है, ठीक है। तो वो मैंने बताई दिया आपको लगभग कि द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज, ठीक है। तो क्योंकि भाई मेन तो क्या है, अनाज ही है, अनाज खा लिया तो टेंशन नहीं, तो इसलिए इनको सस्ते में या फ्री में अनाज दे दे रहे हैं, तो भाई बेचारों के लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा। फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आदर्श ग्राम मतलब आइडियल, आदर्श आइडियल, ग्राम मतलब विलेज। तो ये स्कीम को, ये नई गवर्नमेंट जब 2014 में शायद आई, तब से इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की। इसका मतलब टारगेट क्या है, हर एमपी जो है, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतते हैं, वो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने एरिया में या किसी भी एरिया में एक एक गांव को वो लोग चुनेंगे, उनको एक काम दिया जाता है कि आपको ये एक गांव चुनना है और इसके डेवलपमेंट पे काम करना है, इसको एक आइडियल विलेज बनाना है, मतलब हर तरह की फैसिलिटी उस गांव में अवेलेबल हो जाए, इसके लिए आपको काम करना है।
तो जो भी सांसद, जो भी एमपी है, वो अपना एक गांव चुनता है और उस गांव को पूरी तरह से डेवलप करने का काम करेगा। वहां रोड्स बनवाएगा, ठीक है, किसानों को क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके देगा, स्कूल्स अच्छी बनवाएगा, हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाएगा। तो इस तरह से वो गांव का पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर एक गांव हो गया, उसके बाद फिर दूसरा गांव चुनना है, फिर ऐसे करके अलग अलग गांव को चुनना है। तो इस तरह करके ना एक एक करके टारगेट करके करेंगे तो धीरे धीरे करके बहुत सारे गांव स्कीम में कवर होंगे, सभी का डेवलपमेंट होगा। तो ये पूरा टारगेट रख के ये स्कीम चलाई गई है, ठीक है। काफी अच्छी स्कीम है इस हिसाब से देखा जाए तो वही है कि वहाँ एजुकेशन, हेल्थ, जो मैंने आपको बताया वही सारी चीजें लिखी है। अच्छा, इसके अलावा अदर देन दिस टू क्रिएट परमानेंट पब्लिक एसेस टू डेवलप अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड लाइफ, रूरल अपलिफ्टमेंट, टेकिंग केयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अच्छा, ये भी होता है कि भाई वहाँ का जो हेरिटेज वगैरह है उसको भी प्रोटेक्ट करना, मतलब वो गांव में कुछ पुरानी चीज है, कोई पुराने समय का कोई किला है या कोई और भी चीज है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना, उसको रिवाइव करना, उसको मतलब पूरा रिनोवेट कर देना, मतलब खराब हुआ है, टूटा है, डैमेज हुआ है तो उसको फिर से अच्छे से बनाया जाए। अगर टूरिज्म की एक्टिविटी डेवलप कर सके उसके बाद तो वो भी की जाए। तो मतलब कुल मिला के उस गांव का अच्छे से डेवलपमेंट करना इस प्रोजेक्ट का टारगेट है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट अन्नपूर्णा योजना, जैसे ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछली गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी स्कीम, और क्योंकि इस स्कीम के बहुत फायदे हैं इस वजह से इस गवर्नमेंट ने भी उसको कंटिन्यू किया है। भाई बोला अच्छी चीज है तो उसको चलाना ही चाहिए। तो क्या है इस स्कीम का मेन पर्पस, क्यों बनाया गया है? एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रोग्राम है ये। जो बताना स्टार्ट किया था कि 5 कैटेगरीज होती हैं गरीबी दूर करने के स्कीमों की, तो उसमें से जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वाला है उस टाइप का ये प्रोग्राम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा हाँ, एक चीज और, इसका स्लोगन है अवर विलेज अवर वर्क अलॉन्ग विथ रीजनेबल प्राइस, ठीक है, हमारा गांव हमारा काम और बेहतर दाम, ठीक है। तो अच्छा दाम मतलब अपने ही गांव में लोगों को काम मिलेगा और उसके लिए उनको अच्छा प्राइस भी मिलेगा, उनका मतलब मेहनत, जो क्या बोलते हैं मेहनत आना, वो उनको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा इज टू एनहेंस लाइवलीहुड ऑफ फैमिलीज और एडल्ट लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ स्टेट हु कैन डू फिजिकल लेबर दो अनस्किल्ड बट आर विलिंग टू वर्क। गांव वगैरह के एरिया में जो एडल्ट हैं, जो काम करना चाहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी मतलब फिजिकल लेबर करना चाहते हैं, मेहनत वाला काम करना चाहते हैं, स्किल्ड नहीं है, कोई स्किल वाला काम नहीं कर सकते, मेहनत वाला काम कर सकते हैं, करना भी चाहते हैं तो उनको काम अवेलेबल करवाना इसका टारगेट है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि हर फैमिली से कम एक आदमी को, 1 पर्सन फ्रॉम एवरी फैमिली इज गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 100 डेज, कम से कम 100 दिन तक का काम उसको दिया जाएगा। हर फैमिली से एक आदमी को 100 दिन का काम देने की गारंटी है। अगर आपने इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो गारंटी है कि गवर्नमेंट आपको 100 दिन का काम तो देगी ही। अब साल भर का पूरा काम भले ना दे पाए, 100 दिन का काम डेफिनेटली देगी। और वो भी कैसा काम होगा? 7 आवर पर डे, एक दिन में 7 घंटा आपको काम करना रहेगा और उसके बदले में आपको वो पैसा देंगे, ठीक है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, हर साल में 100 दिन, एक साल में 100 दिन, ठीक है। अच्छा, उसका प्राइस भी फिक्स किया गया है, ठीक है, और उसको डेली पैसा दे दिया जाएगा। आज उसने काम किया तो आज उसको वो पैसा दे देना है, ठीक है, और वो प्राइस टाइम टू टाइम रिवाइज होता है, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है पर आपको काम नहीं दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि मान लो कि उस एरिया में कुछ काम आया ही नहीं, गवर्नमेंट आपको काम नहीं दे पाई, तो उसके बदले में आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा। फिर भी कुछ तो पैसा आपको, कुछ तो अलावेंस आपको देगी ही गवर्नमेंट। तो मतलब फ्री का भी पैसा देगी अगर काम, मतलब इतना गारंटी दे रही है भाई कि गारंटी है काम तो देंगे, उसके बदले में पैसा मिलेगा, और अगर काम नहीं दे पाए तो भी कुछ पैसा हम आपको देंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी स्कीम है इस हिसाब से देखा जाए तो। अच्छा, अब ये क्यों किया गया, सोचो, ये जो चीजें हैं मैं इसको पूरा समराइज करके आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो होता क्या है ना कि फॉर एग्जाम्पल किसी गाँव में या गांव के आसपास रोड बनाने की जरूरत है, ठीक है। अब वो रोड के काम के लिए लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब वो लेबर का किसी को काम दे दिया गया कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई आपको ये सब लेबरों को लाना है और काम करवाना है। अब वो लेबर कहाँ, मतलब कॉन्ट्रैक्टर लेबर कहाँ से लाएगा? तो जनरली उसका एरिया किसी और एरिया में काम चलता था, वहां से लेबरों को ले आएगा। अब वो अगर दूसरी जगह से लेबरों को ला रहा है तो उसको यहाँ रहने का अरेंजमेंट करके देना पड़ेगा, उनके खाने का अरेंजमेंट करके देना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें। दूसरा कि भाई टाइम से उतने लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये भी चैलेंजेस हैं। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं होती थी।
और उसी तरफ जिस गांव के आसपास ये काम हो रहा है उन्हीं गांवों में कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं पर उनके पास काम नहीं है। ठीक, गांव के लोग हैं उनके पास काम नहीं है और काम करने के लिए दूसरी जगह से लोगों को लाया जा रहा है और वो भी लाने में प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। तो गवर्नमेंट ने सोचा ऐसा करते हैं कि भैया कि दूसरी जगह से लोगों को लाना ही ना पड़े। हर गांव में जो भी पंचायत होगी उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिया जाए कि आपके यहाँ जो जो लोग काम करना चाहते हैं उनका नाम रजिस्टर करवा दो। ठीक है, तो सबका नाम रजिस्टर हो जाएगा। अब मान लो कि कोई एक गांव है, मान लो रामपुर, अब रामपुर में कोई सबने रजिस्टर करवा रखा है बहुत सारे लोगों ने। गवर्नमेंट के पास काम आया कुछ कि भाई रामपुर के पास से एक अब हाईवे गुजरेगा, अब इतने सेक्शन का जो काम करना है इस हाईवे का, इसके लिए लेबर तो चाहिए। तो लेबर कहीं और से लाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी वहां के ग्राम पंचायत को कि भाई आपके यहाँ मनरेगा में कितने लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, अच्छा इतने लोगों ने, हमको 100 लोगों की जरूरत है, अच्छा 30 लोग इस गांव से मिल गए, 50 लोग इस गांव से मिल गए, 20 लोग, तो अगल बगल के यहाँ से 100 लोगों का काम हो गया। तो इस 100 के 100 लेबर उनको टाइम पर अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ काम करने के लिए। ठीक है, काम करने के लिए पैसा मिल जाएगा, लोगों को काम मिल गया, सब हो गया। इससे एक बेनिफिट ये हुआ जो दूसरे जगह से लाना पड़ रहा था लोगों को, वो लाने का झंझट खत्म, ट्रांसपोर्टेशन नहीं देना है, उनको लाकर यहाँ रखना था तो उनको रहने का अरेंजमेंट करना पड़ता, वो भी नहीं देना, क्योंकि भाई अगल बगल के ही लोग हैं तो उनके पास तो रहने का अरेंजमेंट है ही। दूसरे जगह से लाके यहाँ रख रहे हो तो उनके पास खाना भी नहीं होगा तो खाने का भी अरेंजमेंट करके देना है, वो भी नहीं देना पड़ेगा। ये लोग अपने घर पे रहते, भाई अपना खुद का खाने का अरेंजमेंट है ही इनके पास। तो इससे गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा है, अननेसेसरी खर्चा बचता है, डिले बचता है, और साथ ही साथ उन गांव के एरिया के लोग हैं उनको भी फायदा है। तो इसलिए ये स्कीम बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो इसमें कई तरह के काम होते हैं, जैसे कि देखो बता दें कि गांव में कोई डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं, जैसे टॉयलेट्स बना के दे रही है गवर्नमेंट आजकल लोगों को। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू। ठीक है, सबके घर का टॉयलेट बना, तो टॉयलेट बनाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना भाई, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करने के लिए। फिर कुएं खुदवाते हैं, जब जमीनों को लेवल करना रहता है, पेड़ पौधे उगाने होते हैं, इंदिरा आवास योजना वगैरह जो घर बना के देते हैं लोगों को, या प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू घर बना के देते हैं लोगों को। ठीक है, गरीब लोगों को सस्ते में, तो उसको भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोगों की जरूरत है। ठीक है, फिर कई बार होता है कि वहां पर जानवरों को चराने के लिए, फिर या कोई बड़ा फिशिकल मतलब फिश पालने वाला कोई सेंटर है, कोई पोल्ट्री वगैरह खोला हुआ है, हर तरह के लिए, वाटर स्टोरेज, वाटर शेड डेवलपमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट हो, हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, और ये सारे लोग मनरेगा प्रोग्राम के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, काम हो रहा है। फिर है मिशन मंगलम योजना। मिशन मंगलम योजना में क्या है कि जो औरतें हैं, यूनाइटेड वुमेन फ्रॉम फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे, गरीब फैमिली की जो औरतें हैं, उन लोगों को एक साथ जोड़कर, एक साथ लाकर सखी मंडल वगैरह बनाया जाता है या सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है। इसमें वो लोग अपने साथ मिलकर कुछ काम करेंगी, कोई भी काम कर सकती हैं, जैसे कि छोटा मोटा कोई इंडस्ट्री टाइप का चला सकते हैं, जैसे कि पापड़ बनाना, अचार बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सारे काम काज करने के लिए वो लोग मिलकर काम करेंगी, छोटा सा संस्था चलाएंगी। इसके थ्रू जो प्रॉफिट आएगा वो लोग आपस में डिवाइड करेंगी, तो उनकी इनकम होगी, उनकी फैमिली की गरीबी वगैरह दूर होगी। तो इसके थ्रू ये सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ये काम करने के लिए। ठीक है, अब उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना, उनको लोन देना, ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट देखती है। फिर है दूसरा दत्तोपंत थेगड़ी ब्याज सहाय योजना। ब्याज सहाय मतलब इसमें लोगों को क्या करते हैं ना, लोन वगैरह देते हैं सस्ते इंटरेस्ट पर, ताकि कोई भी गांव वगैरह के एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, छोटा मोटा हैंडीक्राफ्ट का कोई काम करना चाहता है, हैंडलूम चलाना चाहता है, कोई भी छोटा मोटा काम करना चाहता है, उसके लिए उसको लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाए। उसको मशीन खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, वो सब सस्ते दाम में लोन दे देंगे तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करके कमाने लग जाएगा। फिर है ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना। अच्छा, इसमें भी यही है, ग्राम उद्योग विकास योजना मतलब गांव वगैरह के एरिया में जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होती हैं उसको डेवलप करने में हेल्प करना। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, देखो लोगों को उनकी इनकम इंक्रीज करने के लिए उनको इकोनॉमिक हेल्प दिया जाता है, प्लांट्स सेटअप करने हैं तो सस्ते दामों में उनको जो मशीनरीज वगैरह है वो सब्सिडी के रेट, मतलब सब्सिडाइज रेट पे दिया जाएगा, उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए। कोई इक्विपमेंट्स खरीदने हैं यूज के, रॉ मटेरियल लेने, सबके लिए उनको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करना। इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ते दाम में उनको अवेलेबल करवाई जाए, जमीन की जरूरत है वो भी सस्ते दाम में अवेलेबल करवाई जाए। ये सारी चीजें उनको अवेलेबल करवाया जाए ताकि लोग खुद से एम्प्लॉयमेंट डेवलप करें, या छोटे स्केल पर गांव में जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको भी डेवलप करने का मौका मिले। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के थ्रू भी इनको बेनिफिट्स दी जाती हैं। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ही इसलिए है लोग अपने अपने बिजनेसेस स्टार्ट करें। तो ये सारी स्कीमें वगैरह चलाई गई हैं गरीबी दूर करने के लिए। फिर है वाजपेयी बैंकेबल योजना। वाजपेयी बैंकेबल योजना नाम में क्या दिखा रहा है, ये वाजपेयी जी के नाम पे बनाया गया है। जो लोग 18 से 65 साल की एज में हैं
और जो लोग चौथी क्लास तक कम से कम पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उनको कुछ पर्टिकुलर चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई स्किल सिखाया जाएगा और उनको थोड़ा सा कुछ पैसा भी दिया जाएगा, ताकि वो स्किल सीखने के बाद उस पैसे से कुछ सामान खरीद के अपना बिजनेस या अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी इससे। फिर दूसरा एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016, जाहिर सी बात है, नाम से पता चलता है एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करना। Implement 10 lakh rupees setting up agro food processing unit along with helping in export। ओहो, अच्छा, इसमें क्या टारगेट रखा गया? 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। किस तरह की इंडस्ट्रीज में? एग्रो फूड प्रोसेसिंग। जो भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है ना, बिस्किट्स बना रहे हैं या ऑयल बना रहे हैं या और बहुत सारी चीजें हैं बनाते हैं, ओट्स बना रहे हैं, तो कई तरह के जो आजकल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बन रही हैं जो फूड प्रोसेसिंग है, खाने वाले की चीजें बनाने वाली है। पैक्ड फूड आजकल बहुत डिमांड में चल रहा है। तो क्या करेंगे, गांव वगैरह के एरिया में ऐसी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा और इनमें गांव के या आसपास के लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। तो इस मतलब चीज को ध्यान में रख के ये स्कीम चलाई गई है, एग्रो बिजनेस पॉलिसी, जो कि 2016 में लॉन्च की थी। ठीक है, तो अब सारी स्कीमें कवर हो चुकी हैं। तो गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, गवर्नमेंटें काम कर रही हैं काफी लंबे समय से, फिर भी उतना इफेक्टिव नहीं है। बीच में कई लोग कुछ ना कुछ इधर उधर कर ही देते हैं, प्रोजेक्ट्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट होने नहीं देते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी एज अ एक्टिव सिटीजन इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो बाकी का जो चैप्टर बचता है अनएम्प्लॉयमेंट, पूरा का पूरा टॉपिक मिल लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक